यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं तथा उन्हें मेरी तरफ से यह सलाह है कि वे अपनी पूर्ण तैयारी के साथ बोर्ड की परीक्षा में बिना किसी तनाव के बैठें। तो प्रिय विद्यार्थियों, उसी क्रम में इस वीडियो में मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का वर्ष 2023 का सेट 1 और पेपर कोड है 825 EX, इसी प्रश्न पत्र का हल लेकर मैं आया हूं। चलते हैं प्रश्नों को हल करने की तरफ। तो आपका यहाँ पर खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। अर्थात इसमें यह प्रश्न पूछा है कि यंग इटली नामक गुप्त संगठन किस नेता ने बनाया था। यहाँ पर 4 विकल्प में से पहला विकल्प दिया है विक्टर इमैनुएल द्वितीय, दूसरा विकल्प दिया है ज्यूसेपे मैत्सिनी, तीसरा विकल्प दिया है काउंट कावूर और चौथा विकल्प दिया है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। तो मैं बताना चाहता हूं कि यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना ज्यूसेपे मैत्सिनी ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना ज्यूसेपे मैत्सिनी ने किया था। ज्यूसेपे मैत्सिनी का जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और यह कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य था। ज्यूसेपे मैत्सिनी ने केवल यंग इटली नामक ही गुप्त संगठन की स्थापना नहीं किया था, बल्कि वह यंग यूरोप नामक एक गुप्त संगठन का भी स्थापना किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्यूसेपे मैत्सिनी ने यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना मार्सेई नामक स्थान पर किया था। यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना मार्सेई नामक स्थान पर किया था और मैत्सिनी ने ही दूसरा गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना बर्न नामक स्थान पर किया था। तो यंग इटली की स्थापना कहां पर किया था, किस स्थान पर, मार्सेई नामक स्थान पर। और जो दूसरा गुप्त संगठन मैत्सिनी ने बनाया था उसका नाम था यंग यूरोप, और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन की स्थापना उसने बर्न में किया था। और इसी ज्यूसेपे मैत्सिनी के बारे में ड्यूक मैटरनिक ने एक लाइन बोला था। वो बोला था कि ये ज्यूसेपे मैत्सिनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में कि यह कथन मैत्सिनी के बारे में किसने कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन ज्यूसेपे मैत्सिनी है। तो यह कथन किसने कहा था, मैटरनिक ने। दूसरा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। पहला विकल्प है कैसर विलियम प्रथम, दूसरा विकल्प है विलियम द्वितीय, तीसरा विकल्प है फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम और चौथा विकल्प है ऑटोवान बिस्मार्क। तो इस प्रश्न के उत्तर ये होगा कैसर विलियम प्रथम, यानी कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो जब 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण के पश्चात सम्राट कैसर विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया, कैसर विलियम प्रथम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कहीं जर्मनी के एकीकरण में ऑटोवान बिस्मार्क का हाथ था। तो ये भी कुछ बच्चे उत्तर लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ तो ऑटोवान बिस्मार्क ने तो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जर्मनी का जो सम्राट घोषित किया गया वो कैसर विलियम प्रथम को घोषित किया गया। तीसरा प्रश्न है आपका 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। इसमें 4 विकल्प है। एक है सीमित राजतंत्र, और दूसरा विकल्प है असीमित राजतंत्र, तीसरा विकल्प है कुलीन तंत्र और चौथा विकल्प है लोकतंत्र। यहाँ देखिए फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में
फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा था। इस शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी में आपका उस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। यानी कि 1789 में जो फ्रांस देश था, उस पर जो राजा था और जिस राजा का आधिपत्य था, वो निरंकुश राजा था। और आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे संप्रभुता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी शुरू में राजतंत्र रहा और फिर राजतंत्र से वो फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में सत्ता हस्तांतरित हुई। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न था आपका कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। और अभी मैंने देखा उसमें राजतंत्र का जिक्र हुआ था, राजतंत्र का। तो राजतंत्र तो ए में भी दिया है, बी में भी दिया है, लेकिन निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश शासक शब्द का इस्तेमाल किया है। तो निरंकुश से तात्पर्य असीमित से है, असीमित राजतंत्र। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4 है कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। इस प्रश्न को पिछले 2024 में भी जब मैं हल कर रहा था तो यह प्रश्न उसमें भी आ चुका था। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला विकल्प है जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा विकल्प है कृषि उत्पादों में अधिकता, तीसरा विकल्प है कार्न आयात पर नियंत्रण और चौथा विकल्प है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। यहां पर वह उस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है कि भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी और जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कार्न लॉ कहा जाता था। और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कार्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। और आपका प्रश्न भी था कि कार्न लॉ यानी कि कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। तो कार्न लॉ समाप्त करने का प्रमुख कारण था कि उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कार्न लॉ को तुरंत समाप्त कर दे। चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों या बासिंदों का विरोध, जिसकी वजह से कार्न कानून ब्रिटेन से समाप्त करना पड़ा। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। हालांकि शब्द यहां पर ब्रिटेन लिखा हुआ है, तो बच्चे विद्यार्थी ये सोचेंगे कि यहाँ भी ब्रिटेन है, यहाँ भी ब्रिटेन है, तो इसी ब्रिटेन को ही विकल्प लगा करके चले आएंगे, लेकिन ये गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो जुलाई 1944 में अमेरिका शब्द का प्रयोग किया गया है, अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स। तो आपका प्रश्न था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था 1944 में। तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था और इस आयोजन को करने वाली संस्था कौन थी, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन। और इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई थी और इसी सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे कि विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, की भी स्थापना की गई थी। अर्थात ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो संस्थाओं को जन्म दिया। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की में जो पहली संस्था की स्थापना की गई वो थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरी संस्था जिसकी स्थापना की गई थी वह थी विश्व बैंक। और विश्व बैंक का पूरा नाम था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। और इन दोनों संस्थानों को यानी कि IMF को और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। एक चीज और देख लीजिए कि विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया। यह भी प्रश्न कभी भी बना के पूछ सकता है कि विश्व बैंक और IMF ने किस वर्ष औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया।
तो इसका सही जवाब होगा 1947। तो प्रश्न नंबर 5 का जवाब आप सभी को मिल गया होगा कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था 1944 में। ये इसका सही जवाब है अमेरिका। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को जान लीजिए कि संघ सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। संघ सूची के प्रमुख विषय हैं प्रतिरक्षा, देखिए यहाँ पर प्रतिरक्षा दिया हुआ है, तो ये सबसे पहला विकल्प है प्रतिरक्षा, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। संघ सूची का प्रमुख विषय है, एक है प्रतिरक्षा, दूसरा है विदेशी मामले, तीसरा है बैंकिंग, चौथा है संचार, पांचवा है मुद्रा और भी राष्ट्रीय महत्व के अनेक विषय संघ सूची में शामिल हैं। तो याद कर लीजिए आप, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा इत्यादि और भी विषय हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिरक्षा। 7वां प्रश्न है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। देखिए श्रीलंका में तमिल भी रहते हैं, सिंहली भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं। श्रीलंका में तमिल भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिंहली भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, जहां तक सिंहली का संबंध है, सिंहली श्रीलंका में सिंहलियों की जो आबादी है वो 74% है और अधिकतर सिंहली बौद्ध धर्म को मानते हैं। और दूसरी जो आबादी है तमिलों की है, तमिलों की आबादी श्रीलंका में 18% है और जो तमिल श्रीलंका में रहते हैं वो उसमें से कुछ तो हिंदू हैं और कुछ तो मुस्लिम हैं। और ईसाई की आबादी श्रीलंका में 7% है। तो अब तो आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। ये जो आंकड़ा मैंने यहाँ पर दिया है आपके नागरिक शास्त्र की पुस्तक में, बेल्जियम और श्रीलंका जिस चैप्टर में दिया हुआ है उसमें ये आंकड़ा दिया हुआ है। तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है, सी सिंहली। तो 7वें का करेक्ट जवाब है स सिंहली। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित देशों में कहां संघात्मक शासन नहीं है। देखिए पहला विकल्प दिया है भारत, भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। दूसरा विकल्प है बेल्जियम, बेल्जियम में भी संघात्मक शासन है। तीसरा विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा विकल्प है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि महात्मा गांधी का विचार था, पहला विकल्प दिया है धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, दूसरा विकल्प है धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, सी है धर्म और राजनीति अलग अलग हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र। देखिए लोकतंत्र में पारदर्शी शासन की व्यवस्था है, वैध शासन है, उत्तरदायी शासन है। तो लोकतंत्र में ये तीनों विशेषता पाई जाती है, पारदर्शी शासन भी, वैध शासन भी, उत्तरदायी शासन भी। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है चौथा विकल्प, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार या सोपानी खेती कहां पर की जाती है, ये उत्तराखंड के पहाड़ों पे। तो इसका सही उत्तर है सी उत्तराखंड। और 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। अब देखिए रबी की जो फसल होती है शीत ऋतु में बोई जाती है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच। और रबी के फसल में प्रमुख फसल है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। तो यहां पर आपका उत्तर भी मिल गया चना, क्योंकि हमने रबी की फसल में देखा कि गेहूं है, जौ है, मटर है और चना है और सरसों है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर है स चना।
रबी की फसल कौन सी है? चना। प्रश्न नंबर 13 है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है या कोयला पाया जाता है? तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मोनाजाइट रेत में थोरियम नामक खनिज प्राप्त होता है। आपको यहाँ एनसीईआरटी का भूगोल की पुस्तक में भी दिखा देता हूं मैं कि केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत, यानी ये मोनाजाइट रेत कहाँ पर उपलब्ध है? केरल में। तो उसमें थोरियम की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है थोरियम। मोनाजाइट रेत में थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? यानी कि चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो चूना पत्थर का प्रयोग कहाँ होता है, किसके निर्माण में होता है? सीमेंट में। तो ये प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है सीमेंट। यहां पर मैं आपको एनसीईआरटी का भूगोल की पुस्तक में दिखा भी दे रहा हूं। ये लिखा हुआ है चूना पत्थर, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। यानी चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की या नेपाल की? यहाँ आपके सामने मैंने आपकी इकोनॉमिक्स की कक्षा 10 की पुस्तक को खोल रखा है। इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि श्रीलंका विश्व मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक अगर देखें तो 76वें नंबर पर है, जबकि भारत 130वें नंबर पर है। तो भारत से किस देश की स्थिति बेहतर है? तो भारत से बेहतर स्थिति है श्रीलंका की। चलते हैं प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? अभी हमने आपको अर्थशास्त्र की पुस्तक में दिखाया कि जो भारत की स्थिति थी HDI रैंक में 130वें नंबर पर थी, जबकि श्रीलंका की 76वें नंबर पर थी। तो 15वां प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रीलंका। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? कौन सा खनिज धात्विक है? ये इस पर धात्विक खनिज और धात्विक खनिज, ये जो दो टॉपिक हैं, इस पर बहुत ही प्रश्न बार बार पूछ रहा है। सबसे पहले मैं आपको भूगोल की पुस्तक में इस टॉपिक को दिखाता हूं। आप यहाँ पर खनिजों का वर्गीकरण देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ खनिज, खनिज 3 प्रकार के होते हैं। एक है आपका धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज, तीसरा है ऊर्जा खनिज। आप इस डायग्राम में जो भी धात्विक खनिज के अंतर्गत नाम दिया है, अधात्विक खनिज के अंतर्गत नाम दिया है और ऊर्जा खनिज के अंतर्गत नाम दिया है, इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर एक प्रश्न आपका निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में बनता है। देखिए यहाँ पर जो धात्विक खनिज में दिया है, आपका एक लौह अयस्क दिया है, मैग्नीज दिया है, निकल दिया है, कोबाल्ट दिया है, और धात्विक में ही आपका तांबा, सीसा, जस्ता, बक्साइट दिया हुआ है, और सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि, ये सारे जो है कि धात्विक खनिज है। और धात्विक खनिज में आपका अभ्रक है, नमक है, पोटास है, सल्फर है, चुनास में है, चूना पत्थर है, संगमरमर, बलुआ पत्थर, और ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है। और आपका जो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, उसमें एक विकल्प दिया था लौह अयस्क, एक विकल्प दिया है अभ्रक, एक विकल्प दिया है चूना पत्थर और एक विकल्प दिया है कोयला। तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अभ्रक और चूना पत्थर ये दोनों अधात्विक खनिज हैं। कोयला की जहां तक बात है, कोयला आपका ऊर्जा खनिज है। और रही बात लौह अयस्क की, तो लौह अयस्क आपका धात्विक खनिज है। तो इस प्रकार हम प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। और अभी हमने आपको पुस्तक में दिखाया कि खनिज का जो वर्गीकरण किया गया है, एक है
धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है ऊर्जा खनिज। और यहाँ पर आपका विकल्प जो दिया है अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क। और उस डायग्राम में हमने देखा कि जो अभ्रक है और चूना पत्थर है ये दोनों अधात्विक खनिज है, कोयला आपका ऊर्जा खनिज है और बचा लौह अयस्क, तो ये लौह अयस्क आपका धात्विक खनिज है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है स, लौह अयस्क। 17वां प्रश्न है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश में सम्मिलित है। ये प्रारंभिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन ये किस क्षेत्रक के अंतर्गत सम्मिलित होता है? तो इसका सही उत्तर है अप्रारंभिक क्षेत्रक। यहां आपके सामने जो प्रश्न दिया हुआ था हमने अभी पढ़ा वो लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो अभी हमने उसका उत्तर भी बताया, प्राथमिक क्षेत्रक। ये आपके सामने अर्थशास्त्र की पुस्तक को हमने खोल रखा है और ये आपका जो चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसी में अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों प्रश्न इसी सेट में, सेट 1 में ही पूछ रखा है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि किसी वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है। और ये भी प्रश्न अभी इसमें आगे मिलेगा आपको कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर किस आधार पर विभाजित होते हैं? रोजगार की शर्तों के आधार पर, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर। तो इसका उत्तर है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। तो 17वां प्रश्न हमने देख लिया कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्रारंभिक क्षेत्रक में सम्मिलित होता है। प्रश्न संख्या 18 है एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? लौह अयस्क से, बॉक्साइट से, कोयला से, सोना से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोयला। कोयला के जो प्रकार हैं उसको मैं बताना चाहता हूं कि एक तो जो सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। सर्वोत्तम गुण वाला कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है। एक जो कोयला का प्रकार है आपका बिटुमिनस है और एक और कोयला का प्रकार है वो है लिग्नाइट। तो आप याद रखिए कि कोयला के जो प्रकार हैं वो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस तथा लिग्नाइट, ये 3 प्रकार होते हैं। तो एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? कोयला से। प्रश्न संख्या 19 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? 1960 में, 1980 में, 1970 में, 1950 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1970। यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आपका इकोनॉमिक्स का पुस्तक है ये, कि बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने पर हुई और वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य हैं जो बांग्लादेश के 81,600 गांवों में फैले हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। तो ये हो गया आपका कि किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, 1970 हो गया। और लास्ट 20वां प्रश्न है आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया जाता है? यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को किस आधार पर आप वर्गीकरण करते हैं? ये इसका सही उत्तर है उद्यमों का स्वामित्व। अभी हमने आपको इकोनॉमिक्स के पुस्तक में इसको दिखाया भी कि अभ्यास प्रश्न में से ये हूबहू प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा है। तो सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक इन दोनों में जो वर्गीकरण किया जाता है उसका आधार होता है उद्यमों का स्वामित्व।
अब चलते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न की तरफ। आपका ये 9 जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा अंक निर्धारित है। तो पहला प्रश्न दिया है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। तो सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो महात्मा गांधी नमक कानून किस स्थान पर तोड़े थे? दांडी नामक स्थान पर। तीसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहां जालियांवाला बाग की घटना घटी थी। तो जालियांवाला बाग की घटना कहां घटी थी? अमृतसर में। चौथा प्रश्न है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि खेड़ा। वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन कहां हुआ? खेड़ा। और पांचवा प्रश्न है कि वह जिला जहां चौरी चौरा की घटना घटी थी। तो चौरी चौरा की घटना कहां घटी थी? गोरखपुर में। तो आप पहले प्रश्न के उत्तर में कलकत्ता स्थान दर्शाइए, दूसरे प्रश्न के उत्तर में दांडी नामक स्थान को दर्शाइए, तीसरे प्रश्न में आप अमृतसर को दर्शाइए, चौथे प्रश्न में आप खेड़ा नामक स्थान दर्शाइए, और पांचवें प्रश्न में आप जो है गोरखपुर नामक स्थान को दर्शाइए। अब चलते हैं भारत के मानचित्र की तरफ और इन पांचों स्थानों को दर्शाते हैं। आपका पहला प्रश्न था कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता का लोकेशन यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप इस चिन्ह के द्वारा कलकत्ता के लोकेशन स्थिति को दर्शाइए और एरो बना करके नंबर 1 चूंकि प्रश्न है तो आप कलकत्ता लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून कहां पर तोड़ा था? दांडी। तो चूंकि दूसरा प्रश्न है तो यहाँ नंबर 2 लिखा और उसका उत्तर लिखा दांडी, और दांडी का लोकेशन यहाँ पर है। और तीसरा प्रश्न था कि वह स्थान जहां जालियांवाला बाग की घटना घटी थी। तो जालियांवाला बाग की घटना कहां घटी थी? अमृतसर में, और अमृतसर का लोकेशन ये है। तो ये तीसरा प्रश्न है और यहाँ पर इसका उत्तर है अमृतसर। और चौथा प्रश्न है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन कहां पर हुआ था? खेड़ा में। तो खेड़ा का जो स्थिति है ये है। चौथा प्रश्न है तो चौथा नंबर डालिए, उसके बाद आप खेड़ा लिखिए, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जो किसान आंदोलन था वो खेड़ा में उन्होंने चलाया था, और खेड़ा का लोकेशन इस तरीके से आप दर्शा दीजिए। और पांचवा प्रश्न है कि वह जिला जहां चौरी चौरा की घटना घटी थी। तो चौरी चौरा की घटना कहां पर घटी थी? गोरखपुर में, और गोरखपुर का ये लोकेशन है क्योंकि पांचवा प्रश्न है, और ये नंबर 5 लिख करके आप गोरखपुर लिख दीजिए। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नंबर 1 कलकत्ता, तो कलकत्ता में हुआ था। दूसरा प्रश्न है आपका वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, यह हो गया दांडी। तीसरा प्रश्न था कि वह स्थान जहां जालियांवाला बाग की घटना घटी थी, अमृतसर। चौथा प्रश्न था कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, खेड़ा में। और पांचवा प्रश्न वह स्थान जहां चौरी चौरा की घटना घटी थी, गोरखपुर में। अब चलते हैं भूगोल वाले मानचित्र संबंधी प्रश्न की तरफ। 9 का बी, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर देखिए भूगोल विषय से संबंधित 5 प्रश्न मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। तो आपको लखनऊ नामक स्थान दर्शाना है, और ध्यान रखिए कि चिन्ह इस तरह का बना होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर बना एक बांध है इस चिन्ह के द्वारा। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर बांध। तीसरा प्रश्न है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो आप ये चिन्ह बनाइए और नाम लिखिए। जिस भी दक्षिण भारत की नदी को आप दर्शा रहे हैं, आप दक्षिण भारत की किसी भी नदी को दर्शा सकते हैं। कावेरी नदी को दर्शा सकते हैं, पेरियार नदी को, या महानदी को। तो चौथा प्रश्न है भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य का नाम कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और पांचवा प्रश्न है भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो आप किसी भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को दर्शा सकते हैं, चाहे नरौरा, चाहे रावत भाटा, काकरापार, तारापुर, कैगा, कलपक्कम, किसी भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को दर्शा सकते हैं। अब चलते हैं भारत के मानचित्र में इन 5 प्रश्नों को हम दर्शाकर
देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्न उत्तर 9B, क्योंकि आपको 2 मानचित्र सादा दिया जाएगा, तो एक में आप इतिहास से संबंधित मानचित्र संबंधी कार्य करेंगे और दूसरे में भूगोल से संबंधित मानचित्र संबंधी कार्य करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। लखनऊ का लोकेशन कहाँ है? ये है। और लखनऊ को दर्शाना किस चिन्ह के द्वारा? सी लिख करके, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है इस चिन्ह के द्वारा। चूंकि पहला प्रश्न था मैंने लखनऊ लिख दिया। दूसरा प्रश्न है नर्मदा नदी पर बना एक बांध। देखिए नर्मदा नदी इस तरीके से यहाँ ऐसे बहती है और उसके ठीक नीचे यहाँ ताप्ती नदी बहती है। तो ये जो नर्मदा नदी पर बांध बना है, कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर बांध। तो ये चूंकि दूसरा प्रश्न है तो नंबर 2 डाल दिया। और कौन सा बांध बना है? तो सरदार सरोवर लिख दिया। और ये इस चिन्ह के द्वारा आपको नर्मदा नदी पर बने बांध को दर्शाना है। तीसरा प्रश्न है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह के द्वारा नाम सहित। देखिए दक्षिण भारत की यहाँ नदी को मैंने महानदी को दर्शाया है और इस तरीके से ये जो चिन्ह बनाना है, चूंकि प्रश्न में भी ऐसा चिन्ह बनाने को दिया है, तो ये आपका नंबर 3 लिख करके ये महानदी हो गया। और चौथा प्रश्न है भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य का नाम। देखिए जूट उत्पादक राज्य आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का लोकेशन इस तरीके से यहीं पर है। तो ये चिन्ह के द्वारा आप यहाँ दिखा दीजिए कि यहाँ पर जूट का उत्पादन होता है, ये पश्चिम बंगाल है। तो ये चिन्ह बनाइए एरो बना करके यहाँ पर। चौथा प्रश्न है तो यहाँ पर लिख दीजिए पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन होता है। और पांचवा प्रश्न है भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो देखिए भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र आप चाहें तो नरौरा दिखाइए, चाहें तो रावत भाटा दिखाइए, या फिर काकरापारा दिखाइए, या फिर आप यहाँ पर तारापुर दिखाइए, या यहाँ नीचे आइए कैगा दिखाइए, और या तमिलनाडु में जाकर के कलपक्कम को दिखाइए। तो हमने यहाँ पर तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र को दर्शाया है इस चिन्ह के द्वारा। तो नंबर 5 प्रश्न था इसलिए यहाँ पर लिख दिया तारापुर। तो इस प्रकार भूगोल से संबंधित मानचित्र संबंधी प्रश्नों का भी ये मानचित्र पर अंकन नाम सहित मैंने कर दिया।